नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। राष्ट्रीय महिला आयोग से पीड़ितों ने साझा किया अपना दर्द। पीड़ितों ने रो रो कर सुनाई जुल्म की दास्तां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। आपसी संबंधों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बात। विश्व लिवर दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं और यकृत को बीमारियों से बचाने का किया आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। और भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को अमेरिका और इटली ने बताया सदी की सबसे बड़ी संपर्क परियोजना। दोनों देशों ने मिलकर विकसित करने की जताई प्रतिबद्धता। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे। राज्यपाल आज मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल ने दुलियान से लेकर सुती हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनकी शिकायतें सुनी। इससे पहले राज्यपाल ने शुक्रवार को मालदा वो गए थे और मालदा में उन्होंने हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर और उनकी टीम आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंची और हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया रहाटकर ने उन बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो तकलीफ यहां पर लोगों को हो रही है वो सब अमानवीय कृत्यों और लोगों की मांग को सरकार के सामने रखेंगे। इन इलाकों में 8 से 12 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत ज्यादा हो गया है, सब अमानवीय है। इतनी तकलीफ इन सब लोगों को हो रही है। देखिए, उन्होंने जो जो कुछ बातें मांगी है, हम वो चीजें सब हम सरकार के सामने। भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुर्शिदाबाद में हाल में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों का आरोप लगाया और कहा कि वे शरणार्थी बन गए हैं। यहां हर जगह गुंडागर्दी और बाहुबल चल रहा है। बिल्कुल शरणार्थी तो हो गए, क्योंकि सर यहाँ सब दादागिरी चल रही है, सब जगह दादागिरी। और हम लोग नहीं चाहते हैं, कोई दंगा नहीं चाहते, कोई फसाद नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि हमको एक फेयर इलेक्शन करने दीजिए बस, लेकिन नहीं करने देंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम सिर्फ एक बहाना है, इसके पीछे एक अलग एजेंडा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके घर जला दिए गए। देखिए सर, ये जो वक्फ बिल है ना, ये एक बहाना है। इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। जो आपने कहा है वही एजेंडा है, क्योंकि वक्फ बिल तो मुसलमान के भाइयों के फॉर्म है, उनकी महिलाओं के फॉर्म है। वक्फ बिल से ये जो हिंदू लोगों को आज बेघर कर दिया गया ना, इनको क्या लेना है इनसे? कुछ नहीं, ना उन लोग कुछ प्रतिवाद किए, ना उनको कुछ किया है। बस सब आके उनके घर जला दिए, तहस नहस कर दिया। अब ये लोग त्राण शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं।
मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मैडम ममता बनर्जी चाहें तो एक दिन में सब कुछ रोक सकती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। अगर वो मैडम चाहेगी ना, एक दिन में सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक दिन में सब बंद। अभी तक उन्होंने एक कोई लफ्ज तक नहीं निकाला है। बंगाल में अभी सनातनी लोग, क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, जो भी हैं हमारे भाई लोग, ये इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभी खत्म है, वो जमाना हुआ है। तो आपको उनको ज्यादा खुश रखना पड़ेगा जो उनके वोट बैंक है। इसीलिए कुछ एक बात गलत उनके खिलाफ उनके लिए कुछ नहीं करेंगे कि उनको हर वक्त खुश रखें, चाहे वो कोई मरे गए कोई नहीं जाए। और आपको बता दें कि आज विश्व लिवर दिवस है और इसके अवसर पर यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने यकृत को लेकर सजग होना बहुत जरूरी है। आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। विश्व लिवर दिवस के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ILBS के कार्यक्रम में शामिल हुई और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना, जन आरोग्य योजना जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। हम सब मिलकर के वर्ल्ड लिवर डे मना रहे हैं। केंद्र में ऐसी सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हम सब के लिए इतनी चिंता करते हैं कि कैसे दिल्ली को और अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपन्न किया जाए। और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे PM अभीम योजना, जिसमें हमारे पूरे दिल्ली में 1139 जन आरोग्य मंदिर बनाने के लिए केंद्र ने हमें फंडिंग करी, ताकि हर एक दिल्ली के निवासी को बहुत ही सरल और संपन्न सारी व्यवस्थाएं हेल्थ की मिल पाएं। अंगदान के क्षेत्र में भी हम पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम करें और इसी तरीके से लीवर हेल्थ के लिए भी पूरा अच्छा अवेयरनेस कैंपेन, टेस्टिंग कैंपेन, और उसके बाद जहां पे भी आवश्यकता है सुलभ इलाज लोगों को मिले। और राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज तड़के एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि हादसा देर रात करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुआ, जब अधिकतर लोग सो रहे थे। मृतकों में शामिल एक परिवार के रिश्तेदार ने बताया कि ये 4 मंजिला इमारत थी जो रात करीब 2:30 बजे गिरी। मेरे 2 भांजे इस हादसे में मारे गए। मेरी बहन, बहनोई और भांजी भी घायल हैं और उन्हें GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी और कमजोर हो चुकी थी, बावजूद इसके उसमें परिवार रह रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें और राहत बल तैनात किए गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो दिल्ली के दयालपुर में ये 4 मंजिला इमारत
ढह गई है। 4 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। और उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने बताया कि हादसा सुबह 3 बजे हुआ। 14 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई है और ये 4 मंजिला इमारत थी। बचाव अभियान जारी है। 8 से 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। सुबह 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है, ये किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की घटना पर दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राहत एवं बचाव कार्यों में डीडीएमए, एनडीआरएफ, डीएफएस और अन्य एजेंसियां सतत रूप से जुटी हुई हैं। सभी घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति दे। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में एक इमारत अचानक ढह गई और इसे लेकर मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनियां गरीबों को बिजली कनेक्शन नहीं दे रही हैं। एमसीडी और ऐसे कई विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस घटना से उनकी पोल खुल गई। मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिजली कंपनी गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है। मकान के नीचे अंदर बिजली का पोल लगा है, फिर उसको कनेक्शन कैसे मिल गया? घर के बाहर यदि तार चले जाए, गरीब को बिजली नहीं मिल रही है। और यहाँ इतना बड़ा ये प्राइवेट कंपनी हो या एमसीडी का हो, इन डिपार्टमेंटों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आज इस हादसे ने इनकी पोल खोल दी है। और अब अगली खबर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ के केरी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलियारिपट्टू, योग और मल्लखंब का प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। वहां उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन और उनके परिवार से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सपा मुखिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और उसके तहत मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। तलवार लहराने वालों और गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है। वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की
पीड़ितात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजापुर के मुर्गराज गुट्टा की पहाड़ियों में तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा रोजाना इस्तेमाल का छोड़ा हुआ सामान बरामद हुआ है। कोबरा कमांडो बटालियन 208 की टीम इलाके में माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रही थी। अभियान के दौरान मुर्गराज गुट्टा के पहाड़ी जंगल में माओवादियों के द्वारा बंकरनुमा संरचना में छिपाया गया डंप बरामद किया गया। ये सामान जमीन के नीचे बंकरनुमा कमरे में छिपा कर रखा गया था। इसमें 6-6 करके सोलर प्लेट, जर्किन, वर्दी और सीलिंग पंखा शामिल है। इस अभियान तहत सर्चिंग के दौरान मुर्गराज गुट्टा की पहाड़ी के जंगल से माओवादी के सामान छिपाने की 12 जगहों को खोजकर नष्ट किया गया। इससे पहले कोमटपल्ली और तुमरेल के जंगल से माओवादियों द्वारा हथियार बनाने का उपकरण, औजार, विस्फोटक सामग्री आदि का डंप भी बरामद किया गया। सुरक्षा बल माओवादियों के बटालियन कोर एरिया में लगातार गश्त और सर्चिंग की कार्रवाई कर रही है। और बात करें मौसम की तो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, दीव, दमन और दादरा और नगर हवेली के लिए अगले 7 दिनों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और धूल भरी स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही राजकोट और कच्छ के अलग अलग स्थानों में आज और 20 अप्रैल को सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में लू की स्थिति और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज वर्षा होने की आशंका है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है। और इस वर्ष 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने जा रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए 4 धाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया है और कहा है कि सरकार सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीकेटीसी के अधिकारी यात्रा के पहले विभिन्न मंदिर स्थलों और सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जन कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के बीडीओ डॉक्टर शकील भट्ट ने बताया कि इस योजना से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने में मदद मिली है। इससे लाभार्थियों की संख्या में 16 गुने की बढ़ोतरी हुई है। मरकज की जानिब से चलाई जा रही फलाह बहबूद स्कीमें लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शकील साहब से, जो कि बीडीओ शोपियान है, इस स्कीम से लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डीबीटी एक घर घर की आवाज़ है आज, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है। इस मिशन में बहुत सारी मरकज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है और इनको जो भी सब्सिडी हम देते हैं किसी भी स्कीम में, चाहे वो पीएम किसान की स्कीम हो, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पहल हो, आप उसका जो सब्सिडी पार्ट है वो पहले क्या जो ट्रेडिशनली हुआ करता था वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ चेक या किसी फिजिकल फॉर्म पैसे में उनको मिलता था। बट उससे क्या होता था कि ये बहुत सारी चैनल से ये पैसा गुजरता था तो उसकी वजह से लीकेज होती थी, या जो सब्सिडी हम पेमेंट करते हैं वो टाइम पे उस बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचती है। तो 2013 में मरकजी सरकार ने एक मिशन चलाया जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से हम जानते हैं, जो कि सब्सिडी पार्ट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट
मतलब बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाता है। आज अगर हम देखेंगे 24-25 में अभी 300 प्लस, अगर एग्जैक्टली हम बोलेंगे 320 स्कीम्स अभी इसमें इंटीग्रेट की गई है। 2013 से लेके 2024 तक जब हमने ये सारा इसका डाटा खंगाला तो हमें पता चला कि 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है सरकार को। उससे क्या हुआ, जितने भी लेफ्ट वर्ड बेनिफिशरीज थे हमारे पास, सरकार के पास ज्यादा पैसा आ गया, उन्होंने उनको भी रोपिन किया। 13, 14, 15 में 11 करोड़ बेनिफिशरीज थे। अगर आप आज देखेंगे इसका 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 176 करोड़ बेनिफिशरीज का इसमें इजाफा हुआ है। तो जो भी लीकेजेस होती थी, जो भी इनएफिशिएंसी या डिले पेमेंट्स होती थी, वो इस डायरेक्ट पेमेंट की वजह से वो पार्ट इसमें से एलिमिनेट हुआ। यही एक खूबी है इस डीबीटी की, ये क्यों इतना सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर शकील अहमद वीडियो शोपियान थे, उन्होंने इस स्कीम के हवाले से हमें रोशनास किया कि इस स्कीम का कितना फायदा पहुंच रहा है लोगों को। गुलजार हबीब, डीडी न्यूज़, शोपियान। और चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कनाडा में एक 21 वर्षीय भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय पुलिस के अनुसार हरसिमरत जिस बस स्टेशन पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी, वहां अचानक दो गुटों में गोलीबारी शुरू हो गई। दो गाड़ियां एक दूसरे पर गोली चलाने की कोशिश कर रही थी और गलती से ये गोली जाकर हरसिमरत को जा लगी। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हरसिमरत के परिवार के साथ संपर्क बना हुआ है, उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। इस मुश्किल समय में हम उनके परिवार के साथ हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। 2016 और 2019 में अपनी पिछली यात्राओं के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का एक लंबा इतिहास रहा है। रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देश राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। पिछले दशक में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत और स्थायी साझेदारी में बदल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इन देशों की बहुआयामी साझेदारी को और गहराई देने का अवसर प्रदान करेगा और साथ ही साथ ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान में भी सहायक सिद्ध होगा। और अमेरिका और इटली ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को इस सदी के सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजना बताया है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि ये गलियारा भागीदारों को जोड़ेगा और इससे भारत से खाड़ी देशों, इजराइल, इटली और अमेरिका तक आर्थिक विकास तथा एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक बैठक के बाद ये संयुक्त बयान जारी किया गया है। बयान के अनुसार अमेरिका और इटली भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा विकास करने में मिलकर काम करेंगे। ये भागीदार देशों को बंदरगाहों, रेलवे और समुद्र के अंदर केबलों से जोड़ेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को प्रोत्साहन देने और सुरक्षा, आर्थिक तथा तकनीकी मुद्दों पर अमेरिका इटली रणनीतिक गठबंधन को और प्रगाढ़ करने का भी संकल्प लिया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। और अब खबर खेल की। आइस स्टॉक विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पहला पदक जीतने वाले आदिल मंजूर पीर देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने का सपना रखते हैं। जी हां, आदिल कश्मीर के कुपवाड़ा से आते हैं और उनके मुताबिक केंद्र सरकार की खेलों को लेकर नीतियों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई राह दी है। आदिल मंजूर पीर से खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने।
जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है और यहाँ के युवा जो हैं वो न सिर्फ खेलों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि कश्मीर के नाम को खेलों के दृष्टिकोण से विश्व पटल पर एक नई पहचान भी दे रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम है आदिल मंजूर पीर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आदिल, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने आइस स्टॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी उसमें मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल आया, जो कि देश का पहला मेडल भी है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि ये आइस स्टॉक खेल है क्या? आइस स्टॉक एक्चुअली एक स्टॉक बॉडी होती है आयरन की, जिसमें नीचे से प्लेट लगा होता है एंड उसमें हैंडल लगा होता है जिसको आप स्लाइड करते हैं। आप जो हैं वो कश्मीर से आते हैं और कश्मीर में भी कुपवाड़ा से आप आते हैं, वहाँ से लेकर के अभी आज जहाँ पर हैं, अपनी इस जर्नी को बताइए थोड़ा। ऑब्वियसली जो सफ़र रहा है इसमें मुश्किलात भी आए, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई कोच, माई मेंटर्स, माई टीममेट्स, माई फैमिली, ऑल दोज जिन्होंने इस जर्नी में मेरी मदद करी है, जो इस जर्नी में मेरी हेल्प करी है। सफ़र आसान नहीं होता है, बट इसको आप अपने तरीके से आसान बना सकते हैं अगर आप में चाहत है, अगर आप में कुछ करने की क्षमता है। आपके बारे में बोला जाता है कि आप रग्बी जो था वो आपका पहला शौक़ था, तो रग्बी से आइस स्टॉक आने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और ये बदलाव क्यों आया? रग्बी की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी बैक इन 2007 एंड उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते गए, और जब आइस स्टॉक को इंट्रोड्यूस करा गया इंडिया में, तो तब हम स्टार्टिंग में ही हमें अच्छा लगा था कि आइस स्टॉक एक अच्छी गेम है, हम इसमें देखते आजमा लेते अपना, एंड देन उसके साथ साथ करते गए। भारत सरकार के द्वारा अथक प्रयास हो रहा है वहाँ के युवाओं को खेलों से जोड़ने का, ताकि वो मुख्य धारा से भी जुड़ें और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। उसके बारे में बताइए। खेलों में अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया, जैसे विंटर गेम्स में खेलो इंडिया रिसेंटली हुआ था गुलमर्ग में। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्रॉपर्ली अपना टैलेंट शोकेस करने का। बच्चे प्रॉपर्ली उस चीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ग्रैब कर पा रहे हैं, और वो अपना जो मुजाहरा है वो आलमी सतह पे भी कर पा रहे हैं। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं आदिल मंजूर पीर, जो खिलाड़ी तो एक हैं, लेकिन इन्होंने रग्बी में भी अपने हाथ आजमाए हैं, साथ ही साथ मार्शल आर्ट में भी आए हैं, और अब आइस स्टॉक जो गेम है उसमें भी अपने आप को सामने रख रहे हैं और देश का मान जो है वो मेडल जीतकर बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।